हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90s। तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 की धातु और अधातु। इसमें पढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो सकें। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो सके और सेशन को अटेंड कर सकें। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। कल हम लोग ने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उपधातु के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और धातु के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। इसके ऊपर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं करिएगा। जहाँ पर मैं आपको समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, दोबारा वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को लेकर के अगले वीडियो में आप सभी को बता दूँगा। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है धातु व अधातु के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धनायन व ऋणायन बनाने की प्रकृति। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में धातु धनायन बनाने की प्रकृति रखता है। जैसे सोडियम धातु है, ये क्या काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और धनायन बना लेगा, प्लस आयन बना लेगा। प्लस को बोलते हैं धनायन। ठीक है, आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं में अधातु सामान्य ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, अब जो अधातुएं होती है वो क्या काम करती हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन कैसे काम करेगा, जैसे क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और Cl- बना लेगा। देखिए ये एक्सेप्ट करता है तब माइनस बनता है, डोनेट करता है तब प्लस बनता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रासायनिक गुणों में धातु व अधातु क्रमशः धनायन व ऋणायन के रूप में उपस्थित होते हैं, अथवा उन पर आंशिक धनावेश या फिर ऋणावेश उपस्थित होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति, यानी ऑक्साइड बनाने के गुण कौन कौन से होते हैं। तो धातु व अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड माने होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब कोई धातु है ऑक्सीजन से संयोग करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि हमारी ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, और सल्फर अधातु होती है जो कि ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। यानी कि दोनों क्या काम कर देती हैं, धातुएं अधातुएं ऑक्साइड बनाने का गुण इनमें होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अधातुओं के जो हमारे धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, जल में घुल करके क्षार बनाने का काम करते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, वो घुल करके अम्ल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो ये अधातु है, ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये क्षारीय विलयन होगा। विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा कैसा होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सल्फर हमारा क्या होता है, अधातु होती है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि ये हमारी ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, अब जल से अभिक्रिया करेगी तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो याद रखिएगा धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसलिए जल में घुल करके क्षारीय हो जाते हैं, यानी क्षार बनाते हैं। और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जो कि जल में घुल करके क्या बनाते हैं बच्चे, अम्ल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल बनाने का काम करते हैं। चलिए आगे बात कर देते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को करते हैं। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक दोनों की अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं वो उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। यानी कि ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल व क्षार, ठीक है, या धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे Al2O3 प्लस 6HCl, एरो 2AlCl3 प्लस 3H2। ठीक है, इसी प्रकार से अभिक्रिया नीचे वाली भी लिखी है। आगे बात कर लेते हैं अधिकांश धातु ऑक्साइड में घुलनशील हैं। ठीक है, अधिकांश धातु में क्या हो जाती हैं, ऑक्साइड में धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ जल में घुल करके क्षार प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया Na2, ठीक है, Na2 और जल NaOH, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, क्षार प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सभी क्षारक, ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। यानी जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसे ही क्षार कहा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं विभिन्न धातुएं
ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रिया यानी अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। जैसे पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर ही आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से निकल के आ जाता है कि पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुओं को, ठीक है, किस में रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता तेज होती है, क्योंकि जिससे इनमें आग पकड़ लेती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि सामान्यतः पर Mg, Zn, Pb जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ी जाती है। ठीक है, ऑक्साइड की परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखने का काम करती है। ठीक है, आयरन को गर्म करने पर यह नहीं जलता क्योंकि बर्नर की ज्वाला में लौहपूर्ण, ठीक है, लौह चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कॉपर को गर्म करने पर यह कॉपर आग नहीं पकड़ता क्योंकि इस पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, अत्यधिक ताप पर भी सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अत्यधिक ताप पर भी सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे बात कर देते हैं कि जल से अभिक्रिया, ठीक है, पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल से तेजी के साथ संयोग कर लेती हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उत्सर्जित H2 तुरंत जलने लगती है। ठीक है, उत्सर्जित जो हाइड्रोजन गैस होती है वो तुरंत क्या हो जाती है बच्चे, जलने लगती है। जैसे पोटेशियम है, जल के साथ संयोग कर लेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। आगे बात कर लेते हैं, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा H2 को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, जैसे CaS, ठीक है, Ca और H2 क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि एक्वस होता है और जल बनाने का काम करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। H2 के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपके होते हैं, अतः कैल्शियम तैरने लगता है। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है, पानी में डालने पर तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है? क्योंकि हाइड्रोजन के जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम की सतह पर चिपके होते हैं। आगे बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ में अभिक्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। आगे बात कर लेते हैं। H2 के बुलबुले मैग्नीशियम की सतह पर चिपके रहते हैं, इसलिए वो क्या काम करता है, मैग्नीशियम तैरने लगता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है बच्चे, तैरने लगता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। Al, Fe, Zn जैसी धातुएं शीतल या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, किंतु भाप के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन और जिंक जैसी जो धातुएं होती हैं वो ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, किंतु भाप के साथ में अभिक्रिया कर लेती हैं। ठीक है, भाप के साथ में अभिक्रिया करके Al2O3 का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो Pb है, कॉपर है, आर्गन है, ठीक है, सॉरी Ag है और Au है, जैसी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया करती ही नहीं है। ठीक है, एकदम अभिक्रिया नहीं करती हैं। आगे हाइड्रोक्साइड बनाने के गुण की बात कर लेते हैं। तो धातु व अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड बनाने का काम करते हैं। जैसे सोडियम धातु होती है, हाइड्रोजन से संयोग करके एक हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड का निर्माण कर लेती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, हाइड्राइड होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। धातुओं के हाइड्रोक्साइड अस्थायी होते हैं। ठीक है, धातुओं के हाइड्राइड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अधिकांश धातुओं के हाइड्राइड वाष्पशील होते हैं, धातुओं के हाइड्राइड अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तनु अम्लों से अभिक्रिया, तो सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड आदि धातुओं को छोड़कर, यानी इन सभी धातुओं को छोड़ दें तो जो भी अधिक और धातुएं होती हैं वो तनु HCl या फिर H2SO4 से घुल करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, कॉपर जो होता है वो क्या काम करता है, तनु HCl के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, यानी जब HCl में पानी मिला हो तो वह अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जब धातुएं NH3, ठीक है, HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं, क्योंकि HNO3 एक प्रकार का प्रबल ऑक्सीकारक होता है।
ठीक है। क्या होता है? प्रबल आक्सीकारक होता है, जो उत्पन्न H2 को आक्सीकृत करके जल में बदल देता है। क्या काम करता है? जल में बदलने का काम करता है, एवं स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी N2O, NO या NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन Mg और Mn आदि तनु HNO3 के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करने का काम करती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि धातुओं पर तनु अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, सॉरी, अधातुओं पर तनु अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अपक्रिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर क्या काम करता है? सल्फेट के विलयन से आयरन कॉपर को, ठीक है, विस्थापित करने का काम करता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, जो आयरन है वो क्या काम करेगा? विस्थापित कर देगा। ठीक है, क्योंकि अभिक्रियाशीलता आयरन की ज़्यादा होती है, तुरंत ही कॉपर को हटा देगा और खुद लग करके आयरन सल्फेट बनाने का काम करेगा। क्योंकि अभिक्रियाशीलता धातु अपने से कब अभिक्रियाशील धातु को यौगिक से गलित अवस्था में विस्थापित करने का काम कर देती है। ठीक है, आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है और कॉपर कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लवणों का वैद्युत अपघटन। ठीक है, लवणों के वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातु में ऋणोद, ठीक है, ऋणोद तथा आधातु में एनोड पर प्राप्त होती हैं। उदाहरणार्थ गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर अग्रलिखित अपक्रिया होती है। तो आगे अपक्रियाएं लिखी हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन सी अपक्रिया होती हैं। NaCl जब टूटेगा तो Na+Cl- में टूट जाएगा एनोड पर। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? Na, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो Na+, यहाँ पर सॉरी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया Na ने। ठीक है, तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्लस और माइनस मिलकर के न्यूट्रल बन गया, Na बन गया। एनोड पर, धनोद पर क्या हो जाएगा? Cl के पास में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो भी प्लस बना लेगा। ठीक है, तो Cl और Cl मिलकर के Cl2 गैस का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन अधातु है, लेकिन इसमें धनान बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। अम्लों के वैद्युत अपघटन से यह ऋणों तथा हाइड्राइडों के वैद्युत अपघटन से धनोद प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मिश्र धातु अथवा मिश्राधु। ठीक है, मिश्राधु की बात कर लेते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को ठंडा करने पर यह मिश्रण ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है? मिश्र धातु बोला जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नीचे सारणी से बनता है। सारणी में कैसा क्वेश्चन बनता है? पीतल की दो मिश्र धातु से बना होता है, तो कॉपर और जिंक से कितने %? 80 और 20% मिला होता है। इसके उपयोग की बात कर लेते हैं तो बर्तन बनाने के काम में आता है। ठीक है, तार बनाने के काम में आता है, मशीनों में और कारतूसों में पीतल का प्रयोग किया जाता है। कांसे की बात कर लें तो कॉपर और टिन से बना होता है। 88% कॉपर होता है और 12% टिन होता है। किस काम में आता है? बर्तन तथा मूर्ति बनाने के काम में आता है। जर्मन सिल्वर की अगर बात कर लें तो कॉपर, जिंक और निकिल होता है। कॉपर 60% होता है, जिंक 20% होता है और निकिल 20% होता है। ठीक है, और इसका उपयोग किसमें करते हैं? जेवर, बर्तन तथा मूर्ति बनाने के रूप में किया जाता है, जर्मन सिल्वर का। ठीक है, और आगे बात कर लें स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें क्या मिला होता है? आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन मिला होता है। काम इसका क्या होता है? बर्तन, मूर्तियाँ, साइकिल के पुर्जे आदि अन्य चिकित्सक जो संबंधी उपयोग में आने वाले जो औजार होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। आगे बात कर लीजिए टांका होता है, वो लेड और टिन का बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी आपको बताया गया। इससे तकरीबन 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि कौन सी मिश्र धातु किस किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है, उसका उपयोग आपको याद कर लेना है। एक क्वेश्चन ये आता है अमलगम किसे कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। पारा धातु, ठीक है, पारा मरकरी धातु होता है या सामान्यता पर द्रव होता है, आप लोग को मालूम है। अनेक धातुएं पारे में घुल जाती हैं, इस प्रकार प्राप्त विलयन को अमलगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी कि जब जो पारा होता है वो धातुओं से संयोग कर लेता है तो क्या बनाता है? अमलगम का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? यहाँ तक की वीडियो आज की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है, और हर दिन 8 बजे शाम को सभी लोग साइंस की क्लास लेने के लिए ज़रूर से ज़रूर आ जाइएगा। चलिए लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।